मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन EAFM, सेठ RL सहरिया गवर्नमेंट PG कॉलेज काला डेरा, बीकॉम पार्ट फर्स्ट, EAFM पेपर सेकंड। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं विनिमय साध्य विलेख पत्र में विनिमय बिल एवं प्रतिज्ञा पत्र पर प्रकाश डालूंगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट्स के बारे में आपको मैं बताऊंगा। सर्वप्रथम हम विनिमय बिल का अध्ययन करते हैं। भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम सन 1881 की धारा 5 के अनुसार विनिमय बिल एक लिखित विपत्र है जिसमें उसका लेखक अपने हस्ताक्षर करके हर व्यक्ति को शर्त रहित या आज्ञा देता है। वह एक निश्चित धनराशि किसी व्यक्ति विशेष या उसके आदेशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को या उसके वाहक को भुगतान कर दे। विनिमय बिल का लिखने वाला आहरणकर्ता जिस व्यक्ति को भुगतान करने का आदेश दिया जाता है वह आहर्ती तथा वह व्यक्ति जो भुगतान पाने का अधिकारी है आदाता कहा जाता है। कभी कभी स्वयं आहरणकर्ता ही आदाता होता है। विनिमय बिलों में से सब विशेषताएं होती हैं जो एक विनिमय साध्य विलेख की होनी चाहिए। अनुग्रह बिल, ये बिल प्रतिफल के बदले न लिखे जाकर परस्पर सहायता के लिए लिखे जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि ए को 10,000 रुपये की आवश्यकता है तो वह अपने मित्र पर बिल लिखता है तथा वह उसे स्वीकार कर लेता है तथा इस बिल को बैंक से भुनाकर अपनी आवश्यकता पूरी कर लेता है तथा देय तिथि से पूर्व व्यय को ये राशि लौटा देता है जिससे कि व्यय भुगतान कर सके। परस्पर सहायता के लिए दोनों अलग अलग बिल लिख सकते हैं अथवा एक बिल की राशि को आवश्यकता अनुसार बांट सकते हैं। अनुग्रह बिल भी व्यापारिक बिलों की भांति ही लिखे जाते हैं। तो ये विनिमय बिल और अनुग्रह बिलों का अर्थ इस विश्लेषण से स्पष्ट हुआ। अब हम आगे विनिमय बिल की स्वीकृति के बारे में अध्ययन करते हैं कि भी विनिमय बिलों की स्वीकृति किस प्रकार से प्रदान की जाती है। तो विनिमय बिलों की स्वीकृति, जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे लेख पत्र का धारक हो जिसका मूल्य पहले चुका दिया जाता है तो ये मूल्य के लिए धारक कहलाता है। उसे लेख पत्र के से संबंधित पूर्व पक्षकारों के विरुद्ध वे समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं जो कोई विनिमय बिल स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है और वह व्यक्ति स्वीकृत शब्द लिखकर उसके नीचे हस्ताक्षर कर देता है तो ये विनिमय बिल की स्वीकृति मानी जाती है तथा स्वीकृति देने वाले व्यक्ति को स्वीकारकर्ता कहते हैं। स्वीकृति मौखिक नहीं हो सकती। वैध स्वीकृति की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। तो वैध स्वीकृति की विशेषताएं इस प्रकार से है। फर्स्ट, स्वीकृति लिखित होनी चाहिए। सेकंड है, स्वीकारकर्ता द्वारा स्वीकृति शब्द लिखकर उस पर हस्ताक्षर करने होते हैं। थर्ड है, स्वीकृति बिल पर दी जानी चाहिए। विपत्र की प्रतिलिपि या अन्य कागज के टुकड़े पर की गई स्वीकृति मान्य नहीं होती है। नेक्स्ट, चौथा पॉइंट, धारक अथवा उसके प्रतिनिधि को विनिमय बिल सौंप दिया गया हो। स्वीकारक इस प्रकार दी गई सूचना को वापस नहीं ले सकता। फिफ्थ है, स्वीकृति तिथि के बिना भी वैध मानी जाती है। नेक्स्ट, छठा, धारक को अपने पूर्व पक्षकारों की अनुमति के बिना मर्यादित स्वीकृति
स्वीकार नहीं करनी चाहिए। अतः विनिमय बिलों की स्वीकृति इस प्रकार से प्रदान की जाती है कि स्वीकृति की कौन कौन सी शर्तें हैं, स्वीकृति किस प्रकार प्रदान की जाएगी। तो स्वीकृति लिखित होनी चाहिए, स्वीकृति द्वारा स्वीकृति शब्द लिखकर उस पर हस्ताक्षर करने होते हैं। तो ये तमाम विशेषताएं हैं जिनके आधार पर विनिमय बिलों की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं। अब हम उन कारणों का अध्ययन करेंगे जिस पर विनिमय बिलों को अस्वीकृत किया जाता है कि भी विनिमय बिल की अस्वीकृति की विनिमय बिल किन परिस्थितियों में अस्वीकृत हो जाता है। तो उसमें जब एक विलेख पर स्वीकृति नहीं दी जाती है तो उसे अनादरित विलेख मान लिया जाता है। धारा 91 के अनुसार निम्नलिखित अवस्थाओं में विलेख अस्वीकृत माना जाता है या भारत में विलेख अस्वीकृत माना जाता है। फर्स्ट, जब एक विलेख का स्वीकारकर्ता अपनी स्वीकृति देने से मना कर दे, जब विलेख का स्वीकारकर्ता स्वीकृति देने से मना कर दे तो ये अस्वीकृत हो जाता है। दूसरा, जब स्वीकारकर्ता स्वीकृति देने के लिए सक्षम नहीं होता, अगर वो स्वीकृति देने के लिए सक्षम नहीं है तो भी अस्वीकृत हो जाएगा। थर्ड, जब विलेख पर स्वीकर्ता मर्यादित स्वीकृति का प्रस्ताव रखता है तो भी अस्वीकृत हो जाता है। फोर्थ है, जब एक विलेख को स्वीकृति के लिए प्रस्तुतिकरण की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया जाता है तो भी इसको अस्वीकृत कर दिया जाता है। नेक्स्ट है पांचवा, जब विलेख स्वीकृता का पता यथाचित खोज के पश्चात भी नहीं मिलता तो भी विलेख को अस्वीकृत कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से विनिमय बिल इन कारणों में अस्वीकृत हो जाता है। अब नेक्स्ट हम प्रतिज्ञा पत्र का अध्ययन करेंगे। प्रतिज्ञा पत्र किसे कहते हैं? तो सर्वप्रथम हम प्रतिज्ञा पत्र के अर्थ पे प्रकाश डालते हैं। भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम सन 1881 की धारा 4 के अनुसार प्रतिज्ञा पत्र एक लिखित विलेख होता है। बैंक नोट या करेंसी नोट नहीं होता जिस पर लेखक के हस्ताक्षर होते हैं तथा जिसमें किसी निश्चित व्यक्ति को अथवा किसी आदेशित व्यक्ति को अथवा विलेख के वाहक को निश्चित रकम का भुगतान करने की प्रतिज्ञा होती है। तो आदेशित व्यक्ति अथवा विलेख के वाहक को निश्चित रकम का भुगतान करने की प्रतिज्ञा होती है। इसे ही प्रतिज्ञा पत्र कहते हैं, प्रोमिसरी नोट या प्रतिज्ञा पत्र कहते हैं। प्रतिज्ञा पत्र के उदाहरण इस प्रकार से हैं। मैं ख को या उसके आदेशानुसार 500 रुपये संयंत्र करने का वचन या संदत्त करने का वचन देता हूँ। आई प्रोमिस टू पे बोर्ड ऑर्डर 500 रुपीज। तो मैं इस प्रकार से एक प्रतिज्ञा ली जाती है। सेकंड है, मैं स्वीकार करता हूँ कि प्राप्त मूल्य के लिए मैं ख का 1000 रुपये का ऋणी हूँ जो मांग पर संदत्त किए जाते हैं। थर्ड, आई एक्नोलेज माई सेल्फ टू बी enable to be in 100 rupees to be paid on demand, indebted to be in 100 rupees to be paid on demand, कि उनकी मांग पर उसका भुगतान कर दिया जाए। इस प्रकार से प्रतिज्ञा पत्र में एक प्रतिज्ञा ली जाती है। अब आगे हम प्रतिज्ञा पत्र की विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। प्रतिज्ञा पत्र लिखित होना चाहिए। प्रतिज्ञा पत्र लिखित होता है, बिना लिखित होने के प्रतिज्ञा पत्र मान्य नहीं होता। दूसरा, बैंक नोट एवं करेंसी नोट से अलग होता है। प्रतिज्ञा पत्र बैंक नोट और करेंसी नोट से अलग है। थर्ड, शर्त रहित प्रतिज्ञा होती है। प्रतिज्ञा में शर्त रहित होती है, शर्त रहित प्रतिज्ञा ली जाती है। फोर्थ, निश्चित धनराशि, एक निश्चित धनराशि उसमें लिखित होती है। फिफ्थ है, निश्चित लेखक होता है। प्रतिज्ञा पत्र का एक निश्चित लेखक भी होता है।
नेक्स्ट है 6, प्राप्तकर्ता भी होता है, उसका एक प्राप्तकर्ता भी होता है। 7, भुगतान का समय निर्धारित होता है, प्रतिज्ञा पत्र का भुगतान का समय भी निर्धारित होता है, उसके निर्धारित समय पर उसका भुगतान किया जाता है। नेक्स्ट है लेखक के हस्ताक्षर होने चाहिए, लेखक के भी हस्ताक्षर उस पे होते हैं, लेखक के हस्ताक्षर के बिना प्रतिज्ञा पत्र सही नहीं माना जाता। नेक्स्ट है मूल्य प्राप्त होता है, मूल्य भी उसका प्राप्त होता है। लास्ट है स्टाम्प भी लगा होता है, बिना स्टाम्प के प्रतिज्ञा पत्र अवैधानिक होता है। धन्यवाद।